नैना दीदी, मैंने सारे बर्तन धो दिए हैं। अब मैं कपड़े धोने जा रही हूँ। आप भी अपना कपड़ा दे दीजिए। अरे नहीं नहीं राधा, तुम मेरे कपड़े छोड़ दो। आज जितने कपड़े हैं उतने ही धो लेना। आज वैसे भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। बाकी मैं आंगन में जाकर झाड़ू लगा दे रही हूँ और उसके बाद मैं नींबू पानी बना दूंगी तुम्हारे लिए। तुमने इतना काम जो आज किया है। अरे दीदी, आप तो मेरी सगी बहन से भी ज़्यादा मेरा ख्याल रखती हैं। आप बहुत अच्छी हो। अच्छा बस बस, अब ज़्यादा मस्का लगाने की ज़रूरत नहीं है। जाओ कपड़े धो लो। वैसे भी अब दोपहर का समय हो गया है और तेज़ गर्मी भी पड़ने लगी है। जी दीदी। ऐसा कहकर राधा कपड़े धोने चली जाती है। दरअसल सरिता की दोनों बहुएं बहुत समझदार थी और वो दोनों गांव से थी, इसलिए वो हर एक काम अच्छे से करती थी। इसी के चलते उनकी सास उनसे बहुत खुश थी। ऊपर वाले ने मेरी बहुत अच्छे से सुनी है जो मुझे तुम जैसी बहुएं मिली है। तुमने मेरे घर को बहुत अच्छे से संभाला है। जब तक तुम इस घर के अंदर हो, मुझे किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। अरे भाग्यवान, तुम तो फिर भी चिंता में ही रहती हो। चिंता तुम्हारे पास कम होती है क्या? चिंता तो अब उन तीनों नामूर्खों की होती है जो शहर में काम कर रहे हैं। उनकी बहुएं पता नहीं कैसी आएगी। मैं तो सोच रही थी उन्हें गांव बुला लूं और उनकी भी शादी करवा दूं। अरे सरिता, तू तो बहुत भोली है रे। तुझे क्या लगता है तेरे तीनों बेटे शहर गए हैं और वहाँ उन्हें शहर की गोरियां पसंद नहीं आई होंगी? अरे कैसी अपमानजनक बातें कर रहे हो। आप अपनी काली जुबान को बंद रखो। मेरे बेटे बहुत भोले हैं। उनकी शादी गांव की लड़कियों से ही करवाऊंगी। इस तरह सरिता को अब और ज्यादा डर लगने लगता है और वो अपने बेटों को फोन करके कहती है, अरे बेटा, मुझे तुम तीनों की बहुत याद आ रही है। तुम्हारी माँ यहाँ बीमारी से परेशान है। गर्मी से हालत बुरी हो रखी है और तुम्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ता। अगर एक दिन तुम्हारी माँ चल बसेगी तो क्या करोगे? फोन की दूसरी तरफ से सरिता के बेटे कहते हैं, माँ आप ऐसा क्यों सोचती हो? हमारे होते हुए आपको कुछ भी नहीं होगा। चिंता मत करो माँ, हम बहुत जल्दी छुट्टी लेकर आपसे मिलने के लिए आएंगे। हाँ माँ, हमें भी आपकी बहुत याद आ रही है। ये सुनते ही सरिता बहुत खुश होती है और फोन काटने के बाद वो खुद से कहती है, आखिरकार मेरे बेटे हैं। मेरी परवाह नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? मुझसे बिना पूछे वो कुछ करते भी नहीं हैं। अब मेरे बेटे जब वापस आ जाएंगे तो उनकी शादी संस्कारी लड़कियों से करवा दूंगी। ऐसे ही कुछ दिनों बाद सरिता के तीनों बेटे शहर से वापस आ जाते हैं, लेकिन शहर से वो शहर की 3 मॉडल लड़कियों को भी अपने साथ लेकर आते हैं। अरे माँ कहाँ हो आप देखो, आपके तीनों बेटे आ गए हैं आपके पास। अपने घर के बाहर अपने तीनों बेटों को देखकर सरिता बहुत खुश होती है और वो उन्हें खुशी के मारे गले लगा लेती है। मुझे तो पता ही था कि तुम तीनों आओगे। तभी उसकी नजर 3 मॉडल लड़कियों पर जाती है। हे भगवान, ये कैसे कपड़े पहने हैं इन तीनों ने? बेटा, क्या ये बेशरम लड़कियां तुम्हारी सहेलियां हैं? नहीं माँ, ये आपकी बहुएं हैं। चलो तुम तीनों खड़ी क्यों हो? पैर छुओ माँ के। ओह माय गॉड, ये ओल्ड फैशनेबल काम मुझसे नहीं होगा। कौन से जनरेशन में जी रही हो तुम दोनों? हमें क्या यहाँ ये सब करवाने के लिए लेकर आए हो? सो कॉल्ड रीति रिवाज, आई डोंट लाइक इट। अरे क्या बोल गई ये तीनों? नहीं कुछ नहीं माँ, बस वो ऐसे ही थोड़ा मॉडल टाइप की लड़कियां हैं ना, तो बस इसलिए। मैंने तो तुम तीनों के बारे में ऐसा सोचा भी नहीं था। तुम तीनों इन बेशरम लड़कियों से शादी कैसे कर सकते हो? अपनी माँ की बातें सुनकर तीनों के मुंह लटक जाते हैं और सरिता के पास अपनी बेशर्म बहुओं को बर्दाश्त करने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। उसी वक्त नैना आंगन में लिपाई कर रही थी। गोबर से लिपाई करते हुए वो तीनों शहर की मॉडर्न लड़कियां देखकर हैरान रह जाती है। ओह माय गॉड, एक तो भरी गर्मी, ऊपर से ये गोबर की बदबू। ये औरत क्या कर रही है? क्यों बदबू फैला रही है? ओह माय गॉड, पूरी तरह प्रदूषण फैल गया है। ये गोबर की बदबू तो मेरी जान ही ले लेगी। मुझे गर्मी लग रही है। हमारे कमरे कहाँ हैं? चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ। अब गांव में तीनों भाई शहर की मॉडर्न लड़कियों को लाकर रख लेते हैं, लेकिन उन तीनों को गांव के तौर तरीके जरा भी समझ में नहीं आते। ये कहाँ पर आ गए हैं हम लोग? यहाँ पर ना कोई क्लब है, ना कोई डिस्को है।
ना कहीं अच्छा शॉपिंग मॉल है। चारों तरफ तो खेत ही खेत नजर आ रहे हैं। जंगल के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं है, बंजर जमीन पड़ी है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी कैद खाने में बंद हो गए हैं। तुमने तो सही कहा, इन चार दीवारियों में अब मुझसे और रहा नहीं जा रहा। चलो बाहर घूमने चलते हैं। छोटे कपड़े पहनकर तीनों देवरानियां घर से निकल रही होती हैं कि तभी उनकी जेठानी उनसे कहती है, हे भगवान, तुम तीनों इस अधनंगी कपड़े पहनकर कहाँ जा रही हो? तुम्हें इससे क्या मतलब है? तुम दोनों ये पूछने वाली कौन होती हो? बाय द वे, तुम्हारे लिए बता देते हैं, हम तीनों गांव घूमने जा रहे हैं। कम से कम सही से कपड़े तो पहनो। ये क्या छोटे छोटे कपड़े पहने हैं? गर्मी से हमारी हालत तो देखो। हमारे बस की नहीं है इतने ढके ढके कपड़े पहनना। क्या जरूरत है इन सो कॉल्ड जेठानियों की बातें सुनने की? चलो ना, चलते हैं। तीनों शहर की मॉडर्न देवरानियां अपने घर से निकलकर गांव की नदी के किनारे पहुंच जाती हैं, जहां वो कई सारी औरतों को नदी किनारे काम करते हुए देखती हैं। कोई कपड़े धो रही होती है तो कोई अपने बच्चों को नहला रही होती है। ओह माय गॉड, इस नदी को देखते ही मुझे शहर के स्विमिंग पूल याद आ गए। कितने मजे से हम लोग स्विमिंग पूल में नहाया करते थे ना। तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे भी स्विमिंग पूल याद आ रहे हैं। वैसे अगर हम चाहे तो इस नदी में नहा सकते हैं, और चार दीवारियों के अंदर बंद रहने से अच्छा है कि हम यहाँ नदी में नहा ले। आइडिया बुरा नहीं है, तो देरी किस बात की है? चलो नदी में ही कूद जाते हैं। इस तरह तीनों शहर की मॉडर्न देवरानियां नदी में कूद कूद कर खूब नहाना शुरू कर देती है। पूरे 1 घंटे बाद जब वो गीले कपड़ों के साथ नदी के बाहर निकलती हैं तो उनके पास पहनने के लिए दूसरे कोई कपड़े नहीं होते, और वो गीले कपड़ों में ही घर की तरफ आने लगती है। उन्हें देखकर गांव के कई लोग हंसते भी हैं। घर आने के बाद उनकी हालत देखकर उनकी जेठानी उनसे कहती है, हे भगवान, ये क्या हुआ तुम तीनों के साथ? क्या तुम पूरे रास्ते इस तरह ही आई हो? हाँ, तो कौन सी बड़ी बात है। वैसे भी हम कपड़े लेकर नहीं गए थे नदी में नहाने के लिए। नेक्स्ट टाइम से कपड़े लेकर जाएंगे। ये गांव है, तुम तीनों को थोड़ा समझना होगा। यहाँ का माहौल शहर जैसा नहीं है। हमें तुम्हारे लेक्चर को सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अपना लेक्चर अपने पास ही रखो। इस तरह शहर की मॉडर्न देवरानियां जेठानियों की एक भी नहीं सुनती। ऊपर से गर्मी में सारे घर के काम भी उन्हें अकेले ही करने पड़ते हैं, और देवरानियां रोजाना नदी के किनारे नहाने पहुंच जाती हैं। एक रोज वो तीनों नदी किनारे नहा रही होती हैं तो गांव के कुछ लड़के उनके कपड़े चुरा लेते हैं और अपने फोन में उनकी वीडियो भी बना लेते हैं। अरे वाह, देखो तो सही, शहर की जलपरियां कितनी सुंदर लग रही हैं भाई। अब तो ये वीडियो वायरल हो जाएगी और ये जलपरियां फेमस भी हो जाएंगी। तभी उन दोनों को ऐसा करते हुए दोनों जेठानियां देख लेती हैं। वो वहीं पर डंडे जैसी लकड़ियां उठाकर उन दोनों की मार पिटाई शुरू कर देती है। तुम दोनों को जरा भी शर्म नहीं आई लड़कियों की वीडियो बनाते हुए? आज मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। इस फोन से इन्होंने वीडियो बनाई थी, इनसे इस फोन को ही छीन लो। इस तरह राधा और नैना अभिषेक और राघव की खूब पिटाई करती है और उन्हें वहां से मार पीट कर भगा देती है और उनसे फोन छीन लेती है। जिसके बाद वो अपनी देवरानियों के कपड़े लेकर उनके पास जाती है और उन्हें वीडियो दिखाते हुए कहती है, ऐसा नहीं है कि पढ़ाई लिखाई हमने नहीं की, हम भी पढ़े लिखे हैं, समझदार है। हमें पता है कि कहाँ कैसे और किस तरह रहना है। हमने तुम्हें कितना समझाया, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं समझी। आज अगर हम सही वक्त पर ना आते तो इस वीडियो के चलते तुम्हारी इज्जत कहीं भी बच नहीं पाती। राधा के इतना कहते ही तीनों मॉडर्न देवरानियों को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी जेठानियों से माफी मांगती है। हमें माफ कर दो जेठानी जी, हमें आपकी बात सुननी चाहिए थी, लेकिन आज के बाद हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। हमें यहाँ गांव के तरीके से ही रहना चाहिए था, लेकिन हम बस अपनी ही चला रहे थे। दोनों जेठानियां अपनी देवरानियों को वापस घर ले आती हैं। उस दिन के बाद से तीनों बेशर्म मॉडर्न देवरानियां अपनी संस्कारी जेठानियों से संस्कार सीखती हैं और गांव के माहौल में ढल जाती हैं। इसी के चलते वो सब लोग एक साथ खुशी खुशी गर्मी के मौसम का आनंद लेते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। मोहित, मैं ऑफिस जा रही हूँ। मैंने तुम्हारा लंच पैक कर दिया है, तुम ध्यान से लंच अपने साथ ले जाना और पूरा फिनिश करके आना। ठीक है बाबा, ठीक है, लेकिन रुको, ये तुम क्या पहन कर जा रही हो? मैंने तुम्हें कई बार मना किया ना कि तुम इस तरह के मतलब ऐसे कपड़े मत पहना करो यार। अमित जी, अब आप फिर से शुरू मत हो जाइए।
मैंने आपको कई बार कहा है कि मैं ऐसे ही कपड़े पहनूंगी, और वैसे भी इन कपड़ों में खराबी ही क्या है? आपको तो पता ही है कि ऑफिस में आप साड़ी पहनकर तो काम नहीं किया जा सकता ना। ठीक है बाबा, ठीक है जाओ, लेकिन हाँ जरा ध्यान से जाना, ठीक है? ठीक है। ऐसा कहकर सुनैना ऑफिस के लिए निकल जाती है। दरअसल ये कहानी है सुनैना की। अमित और सुनैना ने 1 साल पहले ही अपने परिवार वालों के खिलाफ जाकर लव मैरिज किया था। सुनैना काफी मॉडर्न ख्यालों की लड़की थी। वो इस मॉडर्न युग के हिसाब से अपनी जिंदगी को जी रही थी। उसे शॉर्ट ड्रेस पहनना और नए नए कपड़ों को ट्राई करने में बड़ा ही मजा आता था। अमित और सुनैना की जिंदगी काफी अच्छी चल रही थी। तभी एक दिन अमित की माँ का कॉल आता है। अमित बेटा, तेरे पिताजी की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। हो सके तो तू यहाँ आ जा। क्या पता आने से तेरे पिताजी कुछ और दिन जी ले। क्या हुआ माँ पिताजी को? मैं कल ही गांव आता हूँ, आप फिक्र मत कीजिए, पिताजी को कुछ नहीं होगा। ठीक है बेटा। इसके बाद अमित अपनी पत्नी सुनैना को ये सारी बातें बताता है। सुनैना, हमें कल ही में हमारे गांव जाना होगा। पिताजी की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। मम्मी का फोन आया था। ठीक है, फिर मैं पैकिंग कर लेती हूँ। कल हमें सुबह ही निकलना होगा ना? हाँ, और सुनैना हो सके तो तुम यार वो साड़ी पहन लेना प्लीज। वहां ऐसे शॉर्ट ड्रेस सही नहीं लगेगा ना। तुम्हें तो पता ही है गाँव का माहौल कैसा होता है। देखिए अमित जी, मेरे पास साड़ी वगैरह नहीं है। आपको तो पता ही है कि मैं शुरू से ही ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ। तो अगर आप ऐसा कह रहे हो तो मैं फिर गांव नहीं जाऊंगी, और अगर जाऊंगी तो मैं इन्हीं कपड़ों में। ठीक है बाबा, ठीक है। अब तुमसे भला कौन जीत सकता है ना? तुम एक काम करो, तुम बैग वगैरह पैक कर लो। ठीक है। इसके बाद अगली सुबह सुनैना और अमित अपनी कार से गांव के लिए रवाना हो जाते हैं। वो दोनों कुछ समय बाद अपने गांव पहुंच जाते हैं। वहां दामिनी उन दोनों का स्वागत करती है। माँ आप तो कह रही थी कि पिताजी बीमार हैं, लेकिन पिताजी तो यहाँ बिल्कुल ठीक हैं, तंदुरुस्त लग रहे हैं। अरे बेटा, तेरी माँ ने तुझसे झूठ बोला था। तेरी माँ का बस चले तो वो तो मुझे जीते जी ही मार दे। वैसे ये सब उसने तेरे को यहाँ पर बुलाने के लिए किया था, क्योंकि उसे तेरी बहुत याद आ रही थी, और तू अपने आप से तो ऐसे आने वाला नहीं था। हाँ, इसलिए मैंने ये सब किया बेटा। तू एक माँ का दर्द क्या समझेगा। चलो, अब बातें वगैरह बहुत हो गई। तुम सभी जाकर आराम करो, सफर में तुम थक गए होगे। इसके बाद सभी आराम करने के लिए चले जाते हैं। अगली सुबह दामिनी की बहू सुनैना अपनी छत से बालकनी पर खड़ी होकर अपने कानों में हेडफोन लगाकर एक्सरसाइज कर रही थी, और दामिनी जब ये नजारा देखती है तो सुनैना को टोक देती है। सुनैना बहू, वो मैं ये कह रही थी कि तुम इस तरीके से बालकनी में एक्सरसाइज वगैरह मत किया करो। ये गांव है, तुम नहीं जानती हो। यहाँ बहुत से थरकी लोग रहते हैं। यहाँ के लोग दूसरे के घरों में झांकना, उनकी बहू बेटियों को ताड़ना, यहाँ के ठरकी लोगों की आदत है। तुमने देखा होगा, यहाँ बालकनी में कोई भी लेडी खड़ी नहीं होती। सब अपने घर के अंदर ही रहती है। पर मैं अंदर नहीं रह सकती ना माँ जी, मुझे कॉलोनी और सोसाइटी में रहने की आदत है। मैं हमेशा ऐसे ही एक्सरसाइज करती हूँ। प्लीज, मैं अपने आप को किसी और के लिए बदल नहीं सकती। मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी। आप मुझे आज के बाद टोकना मत। जिसे मुझे देखना है देखना है, जिसे मुझे देखना है देखता रहे। सॉरी। ये कहकर सुनैना अपने कमरे में चली जाती है, जहां अमित अभी नहा धोकर रेडी हो चुका था। देखो अमित, अपनी मम्मी को समझा दो कि मैं इस तरीके से बंद कमरे में नहीं रह सकती। मैं मॉडर्न हूँ, आज की लड़की हूँ। अगर मैं बालकनी में खड़े होकर एक्सरसाइज कर भी रही हूँ तो उसमें गलती क्या है? माँ जी ने फालतू में मुझे सुना दिया। वो सुनैना, ये गांव ही हमारा कुछ ऐसा है यार, इसलिए मम्मी ने ऐसा बोला होगा। खैर छोड़ो इन सब बातों को, अपना मूड खराब मत करो। मैं किसी काम के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ, आने में मुझे कुछ दिन लग जाएंगे। तुम अपना और पूरे परिवार का ध्यान रखना, ठीक है? तुम इस घर की बहू हो। पर मैं यहाँ कैसे? ठीक है, अब जाइए। सुनैना कुछ बोलने वाली होती है, लेकिन वो बीच में चुप हो जाती है, जिसके बाद अमित वहां से चला जाता है। कुछ समय बाद दामिनी अपनी बहू के लिए चाय और पराठा लेकर आती है। ये लो बहू, नाश्ता कर लो। सॉरी, वो मैंने तुम्हें खामखा ही डांट दिया। मम्मी जी, सॉरी आप क्यों बोल रही हैं? मैंने भी तो आपको पलटकर उल्टा जवाब दिया। आई एम सॉरी। आप मेरे लिए कितना सोचती हो। पर आप प्रॉमिस कीजिए, आप इन गांव वालों की वजह से हम आपस में बहस नहीं करेंगे और लड़ाई भी नहीं होगी। प्रॉमिस। अब हम दोनों सास बहू कभी नहीं लड़ेंगी।
जिसको जो कहना है कहता रहे, मेरी बहू लाखों में एक है। अब सुनैना की सास भी उसको कुछ भी कहना बंद कर देती है, क्योंकि वो जानती थी कि अब जमाना बदल चुका है। आजकल की बहुएं इस तरीके से घर में कैद होकर नहीं रह सकती। सुनैना नेचर की बहुत अच्छी थी, दामिनी जी की रिस्पेक्ट करती थी, इसलिए दामिनी ने अपनी बहू के साथ अपने रिश्ते में कोई कड़वाहट आने नहीं दी। पर इस ठरकी गांव वालों की आदतें कहाँ सुधारने वाली थी। वो तो बस इसी फिराक में रहते थे कि कब सुनैना घर से बाहर निकले और कब वो उसे घूर घूर कर देखें और गंदे गंदे कमेंट्स करें। ऐसे ही एक शाम जब सुनैना गांव में घूमने के लिए निकलती है तो गांव के कुछ लड़के उसके ऊपर कमेंट्स करने लगते हैं। धूप में निकला न करो रूप की रानी, गोरा रंग काला ना पड़ जाए। आय हाय 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 हाय। अरे चमक चलो, जरा धीरे चलो, लचक न जाए कहीं पतली कमर। हमें भी अपने साथ ले चलो। अरे भाई, मार्केट में आजकल शॉर्ट ड्रेस कुछ ज्यादा ही नहीं चल रही है। मैं भी सोच रहा हूँ अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक ऐसी ड्रेस ले लूं, बिल्कुल बिल्कुल मैचिंग मैचिंग। सुनैना उन गांव के लड़कों को कुछ भी नहीं बोलती है, वो चुपचाप वहां से आगे चली जाती है। अक्सर ऐसे ही घटिया कमेंट्स उसे सुनने को मिलते थे, पर वो एक कान से सुनती थी और दूसरे कान से निकाल देती थी। ऐसे ही समय बीतता है और गांव के आवारा लड़के वहां की आती जाती लड़कियों को अक्सर ऐसे ही छेड़ते रहते हैं। एक रोज की बात है, कुछ औरतें भी सुनैना को देखकर बातें करती हैं। अरे कौशल्या बहन, हमारे बच्चों को बिगाड़ने वाली ये शहर की आई हुई दामिनी की बहू ही है। हाँ बहन, आप सही कह रही हो। पहले तो हमारे बच्चे ऐसे नहीं थे, अब तो वो पूरे लफंगे होते जा रहे हैं। दामिनी बहन की बहू को देखो, कितने छोटे छोटे कपड़े पहनकर पूरे गांव में घूमती है। भला इससे हमारी बहू बेटियों पर क्या असर पड़ेगा? हाँ, लेकिन भला इसमें हम क्या कर सकते हैं? ये सारी बातें वहां से गुजरते हुए दामिनी और सुनैना सुन लेती है, लेकिन वो किसी से कुछ भी नहीं कहती। ऐसे ही समय बीतता है और एक रोज रात के 3 बजे सामने के घर में रहने वाली कौशल्या की बहू के रोने की आवाज आती है और वो गांव वालों को जगा देती है। वहां कुछ लोग इकट्ठे हो जाते हैं और बातें करने लगते हैं। सुनैना और उसकी सास भी आवाजें सुनकर घर से बाहर आ जाती है। अरे क्या हुआ भाई, कौशल्या जी के घर में रोने की आवाज काहे आ रही है? मोहन की तबीयत बहुत खराब है, कई दिनों से वो हरकत नहीं कर रहा है। अब तो कैलाश अंकल तो है नहीं, वो तो बाहर रहते हैं और मोहन 2-4 दिन से बीमार है। उसकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है, लगता है अस्पताल लेकर जाना होगा। अरे सुनील बेटा, अगर कहीं गांव में रिक्शा या ऑटो मिले तो उसे बुला लो। अरे चाचा जी, इतनी रात में कोई ऑटो कहाँ मिल पाएगी हैं? यहाँ किसी के पास कार हो तो जल्दी से अस्पताल लेकर जा सकते हैं। हमारी गाड़ी तो लेकिन हमारा बेटा ले गया है। आज मेरी बहू के रिश्तेदारी में शादी थी, अब मैं भी कार नहीं चला पाता। रात के अंधेरे में मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। जल्दबाजी में कहीं कोई इंतजाम नहीं हो रहा था। सुनैना को ये याद आता है कि अमित तो कार ले नहीं गया है, जिसके बाद सुनैना तुरंत कार की चाबी उठाती है और अपनी सास से बोलती है, मम्मी जी, आप कुंडी लगा लीजिए, मैं मोहन को अस्पताल ले जा रही हूँ। ठीक है बहू, तू जरा ध्यान से जाना। अमित की कार घर के बाहर खड़ी रहती है। सुनैना ने बिना कोई देरी किए कौशल्या को उसके बेटे के साथ कार में बैठने के लिए कहा। ये वही मोहन था जो रोजाना सुनैना पर गंदे कमेंट्स करता था। कुछ ही देर बाद कौशल्या और उसके परिवार के लोगों को सुनैना अस्पताल लेकर जाती है। समय पर मोहन का इलाज हो जाता है और मोहन ठीक हो जाता है। इसके बाद पूरे गांव में दामिनी की बहू सुनैना की बहुत तारीफ होती है और इस तारीफ में गांव के ठरकी लोग भी शामिल थे। पूरा गांव ये समझ गया था कि संस्कार कपड़ों से नहीं बल्कि विचारों से होता है। जो लड़के कल तक सुनैना पर गंदे कमेंट्स कर रहे थे, वो आज सुनैना से माफी मांगते हैं। वहीं सुनैना ने भी अब गांव में रहने का मन बना लिया था और अपनी सास की तरह साड़ी पहनने लगी थी। इस एक घटना ने पूरे गांव को मानो बदल सा दिया था।